हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद शोभा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो आज हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि जो ये मीडियम है ये इंग्लिश मीडियम है और इसको हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहेली और बूझो गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के घर जाते हैं। उनके चाचा एक फार्मर हैं, एक किसान हैं। तो एक दिन उन्होंने वहाँ पर क्या देखा कि कुछ औजार जैसे खुरपी, सिक्कल मीन्स दराती, बेलचा और हल जैसी उपकरण देखे खेत में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बूझो सरप्राइज होता है इन औजारों को देखकर। वो ये जानना चाहता है कि इन औजारों का उपयोग, इन टूल्स का यूज़ कहाँ पर होता है। तो हमने पढ़ा है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको याद होगा कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था या क्लास 7 में पढ़ा था कि हरे पेड़ पौधों में एक प्रोसेस होती है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वे अपने भोजन के लिए या तो प्लांट्स पर या तो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें भोजन क्यों खाना होता है, हमें भोजन की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमें पता है कि सजीव क्या करते हैं, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं हम। इसीलिए जो जीव होते हैं वे भोजन करते हैं। तो हमें भोजन को या तो प्लांट्स से लेना होता है और या तो एनिमल से लेना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम इधर। फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो पहेली अब सोचती है कि भोजन को बड़े स्तर पर उत्पादन करना होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मनुष्यों की जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक है। तो एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका उत्पादन, उचित प्रबंधन और वितरण आवश्यक है। तो इसी को ही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कृषि पद्धतियाँ। जो हमारे एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स होते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, शुरुआत कहाँ से हुई थी, मनुष्यों ने किस प्रकार से खेती करना प्रारंभ किया, तो इस चैप्टर में ये देखना है। तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य क्या थे, घूमते रहते थे, नोमाडिक थे, मतलब घुमंतु थे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन व आवास की खोज में क्या करते थे, एक ग्रुप्स में इधर से उधर विचलित करते रहते थे। वे कच्चे फल खाते थे और सब्जियां भी कच्ची खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए धीरे धीरे जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उन्होंने खेती की, चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित करके कृषि को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से फसल को उगाने का समय प्रारंभ हुआ। तो When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक जैसे पौधे ही एक ही स्थान पर बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाते हैं तो उसे हम फसल या क्रॉप कहते हैं। जैसे कि गेहूं की फसल का मतलब ये है कि उस स्थान पर, उस बड़े जगह पर, उस खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे ही क्या किसके हैं, गेहूं के हैं। तो क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो आपको पहले से पता है कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे अनाजों की, सब्जियों की, फल की, दालों की। तो जिस मौसम में यह फल उगाए जाते हैं उसके आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया जाता है। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। तो किसके आधार पर, उस मौसम के हिसाब के आधार पर हम उनको बांटते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग या भिन्न होता है। कौन कौन सी चीज़ें, ताप, आर्द्रता और वर्षा, ये हर प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होती है।
इसीलिए इसके आधार पर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। लेकिन बड़े बड़े ब्रॉडली हम फसलों को क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर यानी कि मौसम के आधार पर दो प्रकार से फसलों को बांटा जाता है। सबसे पहला है खरीफ क्रॉप एंड सेकंड वन इज़ रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है? ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, रेनी सीजन में बोया जाता है, वो क्या कहलाती हैं? वो खरीफ की क्रॉप कहलाती हैं। तो जनरली जो इंडिया में वर्षा ऋतु आती है वो जून से सितंबर के बीच में आती हैं। तो ऐसी फसलें जिन्हें भारत में क्या कह रहे हैं, जून से सितंबर तक बोई जाती हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं। तो इनमें आती हैं पैडी मीन्स धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आदि। ओके, दूसरी है हमारे पास रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? ऐसी फसल जिन्हें सर्दी ऋतु, जो क्या होती है, शीत ऋतु, भारत में शीत ऋतु आती है अक्टूबर से मार्च के बीच में। तो इन फसलों को रबी क्रॉप या रबी की फसल कहा जाता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं वीट गेहूँ, ग्राम मीन्स चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों तथा लिनसीड मीन्स अलसी। तो ये एग्जाम्पल हो गए, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। जबकि रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हो गए वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। इनके अलावा भी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। आगे चलते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो टेक्निक्स होती हैं, बेसिक जो आधारभूत कौन कौन से क्या क्या पद्धतियाँ किसी फसल को उगाने के लिए शुरू से लेकर के क्या क्या करना पड़ता है किसी फसल को उगाने के लिए, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो किसी भी किसान को फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप करने होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कि माली अथवा आप अगर कोई पौधा लगाते हैं तो उसके लिए बीज बोने से लेकर उसकी फसल हार्वेस्टिंग तक कई सारे स्टेप होते हैं। ओके, तो यहाँ पर बुजो एक क्वेश्चन कर रहा है, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन, कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है। तो यहाँ पर पहले आंसर कर रही है कि क्योंकि धान की खेती को बहुत सारा पानी चाहिए होता है, इसीलिए उसको सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। तो चलिए, जो फार्मर्स होते हैं शुरू से लेकर के जो उनकी जो प्रोसेस होती है मिट्टी को तैयार करने से लेकर के जो फसल है उसकी कटाई और उसके भंडारण तक कई सारे स्टेप्स उसको करने होते हैं, कई सारे कार्य जिन्हें हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? तो वो एक्टिविटी या वो कार्य जो फसल की बोने से पहले और लास्ट भंडारण तक जो जो स्टेप्स होते हैं उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं या फसल पद्धतियाँ हिंदी में कहते हैं। तो चलिए, बेसिकली 7 स्टेप यहाँ पर हैं। सबसे पहला है हमारे पास मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। फर्स्ट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। सेकंड है बुआई, बोना। तीसरा है खाद और उर्वरक देना। चौथा है सिंचाई यानी पानी देना। पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा। आगे एक एक करके इन टर्म्स को हमने पढ़ना है, इसीलिए धीरे धीरे करके इनको पढ़ेंगे। छठवां है कटाई और लास्ट है भंडारण। तो सबसे पहले हम चलेंगे मिट्टी तैयार करना या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की तरफ। ओके, तो सबसे पहले जो मिट्टी होती है उसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है? तो सबसे पहला स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। इसके बाद मिट्टी को पलटना तथा इसे ढीला करना, मिट्टी को टर्न करना और उसको लूजन करना, उसी को ही मिट्टी तैयार करना कहलाते हैं। जो लूजन मिट्टी होती है वो क्या करती है कि जो जड़ें हैं लूजन मिट्टी में या ऐसे कहें कि ढीली मिट्टी में गहराई तक जड़ें नीचे तक जा पाती हैं, जिसके कारण वो जड़ें भी आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं। नीचे तक जा कर के वे आसानी से श्वसन कर पाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। ढीली मिट्टी में जो मिट्टी में रहने वाले जीव जैसे केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। ये जीव क्या होते हैं? ये जीव किसानों के मित्र हैं, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करते हैं? ढीला बनाते हैं और ह्यूमस बनाने में भी सहायता करते हैं। इसीलिए मिट्टी को पलटना तथा ढीला करना आवश्यक है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव भी होते हैं।
इनके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते रहते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं और यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स। ओके, जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी हिस्सा होता है वो ही क्या करता है, कुछ सेंटीमीटर तक ही वो मिट्टी पौधे की वृद्धि करने में सहायक होती है। इसीलिए इस मिट्टी को उलटने पलटने से और इसको ढीला करने से इसके पोषक पदार्थ क्या जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, जिससे ये प्लांट्स होते हैं ये इन पोषक पदार्थों का उपयोग आसानी से करते हैं। इसीलिए मिट्टी को तैयार करना मतलब मिट्टी को उलटना पलटना, उसको ढीला करना, जिससे उसकी रूट्स अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए और आसानी से ब्रीथ कर सके। और जो उसमें जीव रहते हैं, बेसिकली जो केंचुआ और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, वे क्या करते हैं, वे भी आसानी से जो ह्यूमस है उसको भी बना पाते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो एक प्रोसेस होती है टिलिंग और प्लाउइंग। इसका मतलब कि मिट्टी को उलटने पलटने तथा ढीला करने की प्रोसेस जुताई या टिलिंग कहलाती है। इसे हल चलाना भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है जुताई करना। ओके, तो जुताई किस प्रकार से की जाती है, हल लगाकर। आपने हल देखा होगा। ओके, तो हल लकड़ी अथवा लोहे के बने हुए होते हैं। ये लकड़ी के भी हो सकते हैं और लोहे के भी। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो इसे पहले पानी दिया जाता है जिससे यह थोड़ा मुलायम हो जाए। उसके बाद जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इसीलिए जो ढेले को कहते हैं क्लम्प्स। तो क्लम्प्स ऑफ सॉइल को पाटल की सहायता से इन्हें तोड़ा जा सकता है, क्रम्स को। ओके, तो इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। ओके, पाटल की सहायता से इन बड़े बड़े ढेलों को तोड़ना। उसके बाद बुआई व सिंचाई के लिए खेत को समतल करना होता है। लेवलिंग करना भी आवश्यक होता है, जिससे उसके बाद बीजों को बोना और उसमें पानी डालना आसान हो जाए। ये कार्य भी लेवलर पाटल की सहायता से किया जाता है। आगे कभी कभी जुताई से पहले भी मैन्योर या खाद ऐड कर दी जाती है। जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाए जिससे, और बुआई से पहले खेतों में पानी दिया जाता है। ओके, मतलब बीज बोने से पहले कभी खेतों को जैसे पानी की कमी हो जाती है तो उसमें पानी भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स मीन्स कृषि से संबंधित औजार, मतलब कृषि करने के लिए कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हल की आवश्यकता होती है, लेवलर या पाटल की आवश्यकता होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बीज बोने से पहले जरूरी होता है कि मिट्टी को भुरभुरा बना दिया जाए। मिट्टी को क्या करना है, उस क्लम्प्स को तोड़ करके भुरभुरा और मुलायम बना देना है। यह विभिन्न प्रकार के औजारों से किया जाता है, जैसे इसमें आते हैं प्लो मतलब हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हो एंड कल्टीवेटर। हो मीन्स कुदाली और कल्टीवेटर इस कार्य में किए जाने वाले प्रमुख उपकरण होते हैं। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हो जिसमें एक व्यक्ति हल दो बैलों की सहायता से हल यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो हमने कृषि औजारों में सबसे पहले एक प्लो को पढ़ना है, हल, तथा उसके बाद कुदाली तथा कल्टीवेटर जो होता है उसको थोड़ा देखेंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। इन बच्चों ने खेत या हल इस प्रकार की चीज़ें ही नहीं देखी हैं, तो वो चित्र की सहायता से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये पौधे जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उन्हें खरपतवार कहते हैं, तो मिट्टी खुरसने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना हुआ आता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत क्या होती है, एक पत्ती लगी हुई होती है जो तिकोनी ट्रायंगुलर शेप की होती है, ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी होती है। ओके, यहाँ पे लिखा है। इसके बाद उसे क्या कहते हैं, प्लाउ शेयर कहते हैं, या हिंदी में इसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना हुआ होता है। हल का जो मेन पार्ट होता है वो लॉन्ग लॉग ऑफ वुड से बना हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाउ शाफ्ट कहते हैं या हल शाफ्ट कहते हैं। हिंदी में इसे हल शाफ्ट कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लाउ शाफ्ट कहते हैं। एक सिरे पर हैंडल होता है और दूसरा सिरा जो होता है वो बीम, जिसे हिंदी में जोत कहते हैं। दूसरे सिरे पर जोत होता है जिसे जो बैल होते हैं उनकी गर्दन के ऊपर, नेक के ऊपर रखा जाता है, जिससे जो बैल होते हैं
और जो आदमी होता है, ये दोनों ही आसानी से ऑपरेट या चला सकते हैं। तो आजकल जो लोहे के हल तेज़ी से ही देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। जो इंडिजिनस वुड हैं, वुड प्लो हैं, उनका स्थान आयरन प्लो आजकल ले रहे हैं। तो जो लोहे के हल हैं वो आजकल ज़्यादा चलन में आ रहे हैं। ओके, तो कि कौन सा प्लो शाफ्ट है? ये शाफ्ट है जो लंबा लकड़ी का, ये लंबा सा सिरा दिख रहा है, ये क्या है? प्लो शाफ्ट है। इसको इधर दिखाया गया है, ये वाला हिस्सा है। ओके, प्लो शेयर इधर ये वाला है, जिसे हमने कहा था लोहे का तिकोना हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा है। आगे इसका जो डंडे से दो बैलों के बीच में लगा हुआ है, उसे हम बीम कहते हैं हिंदी में, जिसे जोत कहते हैं। प्लो शाफ्ट को हमने हल शाफ्ट कहा था हिंदी में, और जो प्लो शेयर है इसे हमने फाल कहा था। तो इस प्रकार से किसी हल की संरचना को इस प्रकार देखते हैं। आप कभी अपने गांव में जाओगे या अपने खेत देखे होंगे तो उसमें इस हल को देखने ज़रूर जाना। ओके, अब हम आगे चलते हैं कुदाली की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं, आजकल फावड़े यूज़ में आ रहे हैं। टूल है, ये क्या करता है, जो खरपतवार होते हैं उनको हटाने के लिए, रिमूविंग वीड्स एंड जो मिट्टी होती है उसको ढीला करने के लिए, लूजन करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें क्या होता है, एक लंबी सी रॉड, या तो लकड़ी की या तो आयरन की, एक लंबा डंडा होता है, जिस पर एक जो छड़ है उससे एक लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट होती है, जैसा आपने देखा भी होगा। तो यह एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। ये एक ब्लेड की तरह कार्य करती है, जिसका दूसरा सिरा, एक जो ये वाला जोत वाला बीम जिसे कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर एक चित्र 1.1 दिखाया गया है। ये एक एडवांस तरीके की कुदाली है। तो यहाँ पर दिखाया गया है ग्रिप, हैंडल, बेंड प्लेट, बीम और रॉड। तो इस रॉड के लास्ट वाले कोने पर जोत लगी हुई है, आगे हैंडल है, और ये बीम वाले हिस्से को पशुओं द्वारा खींचा जाता है। और ये जो ब्लेड है इसके द्वारा ही सॉइल को भुरभुरा और लूजन किया जाता है, और इसमें से सॉइल में से वीड्स को अलग किया जाता है। आगे है कल्टीवेटर। तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर द्वारा की जाती है, जिसे ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर भी कहते हैं। जो कल्टीवेटर होते हैं वो जो श्रम, मतलब हम मेहनत करते हैं, श्रम और समय दोनों की ही बचत करता है। इससे कार्य आसान हो जाता है, जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। तो नीचे इधर कल्टीवेटर है, इसको, ये वाला पोर्शन कल्टीवेटर हो गया, और इसको ट्रैक्टर आगे खींच रहा है। तो जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मिट्टी को भुरभुरा लूजन बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप था बुआई या शोइंग। शोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। अब एक सही समय देख करके बीज को बोया जाता है। तो यह बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले क्या करने हैं, गुड क्वालिटी वाले क्लीन और हेल्दी सीड्स की वैरायटी को चयन किया जाता है। कैसे बीजों को, जो अच्छी क्वालिटी के हों, स्वस्थ हों और साफ़ हों। फिर उसके बाद किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। फिर उनका चयन करने के बाद उनको बोया जाता है। यहाँ पर पहेली एक क्वेश्चन कर रही है कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। तो क्या आप इसको आंसर कर सकते हो? तो इसका आंसर यही है कि जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, मतलब वो अंदर से या तो ख़राब हैं, इसीलिए वो हल्के हो गए हैं, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो जो बीज पानी के ऊपर तैर रहे हैं उनको अलग कर देंगे, उनको नहीं बोना है, क्योंकि उनसे पौधे बनने की संभावना कम है या नहीं है। तो इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर रहे हैं। आगे यही एक्टिविटी करनी है आपको, आपने यही एक्टिविटी करनी है। ओके, इसमें एक बीकर को पानी से भर लेना है आधा आधा, और इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने भिगो देने हैं, हैंडफुल व्हीट सीड्स। उसके बाद इसको घुमाना है और कुछ टाइम इसको रहने देना है और इंतज़ार करना है। तो आप देखोगे कि कुछ बीज क्या हैं, ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं, लेकिन कुछ पानी के जो पानी है उसमें नीचे बैठ जाते हैं। तो आप ये बताइए कि वे हल्के हैं या भारी हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिसके कारण वो हल्के होते हैं और पानी के ऊपर दे फ्लोट्स ऑन वाटर, तो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। तो बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में भी अब हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए, अब जो कुछ औजार होते हैं वो कुछ परंपरागत होते हैं, मतलब जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा यूज़ किए गए हैं। अब जो आधुनिक औजार हैं ट्रेडिशनल तरीके के, जिनमें अधिक से अधिक मात्रा में साइंस का यूज़ हुआ है, वो हमारे कार्य, श्रम और समय की क्या कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। तो पहले हम परंपरागत औजारों के बारे में पढ़ेंगे। तो परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता था।
हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला परंपरागत औजार। तो यहाँ पर चित्र में देख रहे हो जो ये कीप के आकार का है, तो ये परंपरागत औजार है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते थे। यहाँ नीचे नुकीले 3 सिरे हैं तो इनसे गुजरते थे। इसके बाद ये सिरे, जो ये नीचे 3 ऐसे सिरे लगे होंगे, ये सिरे मिट्टी को भेजते थे और इधर से बीज यहाँ गिर जाते हैं नीचे मिट्टी में। ओके, तो उन छेदों में ऊपर से बीज डालने पर ये इस प्रकार से मिट्टी में चले जाएंगे आसानी से। आगे आपने देखे हैं ये बैल चल रहे हैं और पीछे से बुआई हो रही है, मतलब बीज को बोया जा रहा है। तो यह एक परंपरागत औजार था कीप के आकार का। आगे चलते हैं हम, जो अब नए तरीके हैं बीज को बोने के लिए, तो बहुत सारे आसान तरीके अब आ गए हैं। सबसे पहला इसमें है, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, जिसे कहते हैं सीड ड्रिल। तो सीड ड्रिल आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो बीज होते हैं इसके द्वारा जो बीज होते हैं उनको समान दूरी व गहराई बनी रहती है। इस प्रकार से इनका शेप होता है कि इक्वल डिस्टेंस और समान गहराई के साथ साथ बीजों को बोया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बीज बोने के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाएं और उसके बाद बीज, जिससे ढकने पर उसके बाद बीज क्या होंगे, पक्षियों द्वारा नहीं खाए जाएंगे। ओके, सीड्स को किससे प्रोटेक्ट करना है, बर्ड से। तो उसके बाद सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से भी समय और श्रम दोनों की ही क्या होती है, बचत होती है। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे। बूझो ये क्वेश्चन करता है कि मेरे विद्यालय के पास में एक नर्सरी है और मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे गए हैं, स्मॉल बैग्स में रखे गए हैं, तो इनको इस प्रकार से क्यों रखा गया है? तो क्या आप जानते हो ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि पहेली क्या आंसर करती है। पहेली कहती है कि जैसे धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले ही पौधशाला या नर्सरी में उगा देते हैं, जिससे पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में क्या रुपाई, जिसे हम कहते हैं रोपित कर देते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे बीजों को एक छोटे स्थान पर लगा दिया जाता है। जैसे ही वो छोटे छोटे पौधे आकार लेते हैं तो उनको निकाल करके बड़े खेतों में रोपित कर दिया जाता है। ओके, आगे हम चलते हैं। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच क्या होना चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन सीड्स इज नेसेसरी, जिससे क्या हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। ओके, आगे इधर देखते हैं हम। जब उनके बीच में सफिशिएंट दूरी होती है, जिसके कारण पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अगर हम उनको पास लगाएंगे तो उनको उचित मात्रा में सनलाइट भी नहीं मिलेगी, पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और पानी भी उनको पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए घनेपन को रोकने के लिए कुछ कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्यारियों में क्या किया जाता है, जब घने पौधे अधिक हो जाते हैं घने, तो उसमें से कुछ पौधों की छटाई कर दी जाती है। अब आगे है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक को मिलाना, स्टेप नंबर 3। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में किसके लिए, पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद या उर्वरक कहते हैं, जो पौधे की पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं और उन्हें किस में मिलाते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। अब पूछो अगेन, ये क्वेश्चन कर रहा है कि मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो ज़्यादा अच्छी तरह से उगने का मतलब ये है कि उनमें जो पोषक तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच चुके हैं। तो मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।